हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी सेट का जो पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स में उसको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो सी सेट की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट एग्जाम हॉल के जो प्रेशर में जो 2 घंटे में उसको सॉल्व करना होता है तो उसमें सॉल्व नहीं कर पाते, पैनिक मोड में आ जाते हैं। और कई बार होता है कि इवन जीएस का जो पेपर है उसको क्लियर कर लेते हैं बट सी सेट क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब 2023 में आप सबने देखा ही होगा कि सी सेट का एग्ज़ाम कितना टफ आया था, ठीक है। और 2020 के बाद से जो ये मुश्किल होता जा रहा है, उसके बाद इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकें। इवन बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले सी सेट निकाल चुके होते हैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि कई बार सी सेट मुश्किल आ जाता है तो फिर उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी अप्रोच की ज़रूरत है और आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि सी सेट एग्जामिनेशन हॉल में सी सेट के लिए क्या एक अच्छी अप्रोच रहेगी आप सभी के लिए। तो दोस्तों, सी सेट का पेपर जब अटेम्प्ट करना है ना तो इसके 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत अच्छे से करके जाएंगे और हम उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप ऐसा सोच के जा रहे हो तो एग्जाम में क्या हो सकता है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, आप मैथ प्रिपेयर करके गए नहीं हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन मुश्किल हैं, वो आपसे हो नहीं पाए और आपका सिलेक्शन रुक गया, है ना। कई केस में होता है कि लोग सोचते हैं कि मैथ ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, है ना। फिर क्या होता है कि मैथ के क्वेश्चन मान लीजिए उस साल आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही और मैथ टफ आ गया, उस केस में आपसे मैथ के क्वेश्चन होंगे नहीं, है ना। इंग्लिश आप प्रिपेयर करके गए नहीं हो तो उस केस में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ना सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। हमें किसी भी एक टॉपिक पे ये नहीं कि उसी टॉपिक के भरोसे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 2021 के बाद के मैं आपको पेपर्स का एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस बताता हूँ। 2021 का जो पेपर था उसमें इंग्लिश बहुत टफ थी, है ना, मैथ ईजी था। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा इंग्लिश के भरोसे उसमें चला गया, है ना, कि मैं तो इंग्लिश सॉल्व करूंगा। उस केस में क्या होगा, इंग्लिश टफ है, उसके आंसर गलत आएंगे, मैथ मैथ वो करके नहीं गया तो उसका नहीं होगा, है ना। अब 2022 में देख लीजिए, 2022 में इंग्लिश इजी आ गई, मैथ टफ आ गई, जो मैथ के भरोसे गया होगा उसका नहीं हुआ होगा। 2023 में इंग्लिश इजी आ गई और मैथ तो बहुत ही ज़्यादा टफ आ गई, तो जो जिसने उसमें इंग्लिश के क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं दिया, है ना, तो उसका भी नहीं होगा, ठीक है। अब 2024 में क्या हुआ, इंग्लिश टफ आ गई, मैथ इजी आ गई। तो इससे पता चलता है कि यूपीएससी ना हर साल कभी किसी चीज़ को टफ कर देता है, कभी किसी दूसरी चीज़ को टफ कर देता है। कभी इंग्लिश बहुत टफ आ जाएगी, कभी मैथ बहुत टफ आ जाएगी। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई आपको सारे टॉपिक इक्वली प्रिपेयर करके जाने हैं, किसी भी एक टॉपिक के भरोसे आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 कहता है कि हंट इजी क्वेश्चन, है ना, मतलब आप इजी क्वेश्चन ढूंढिए एग्जाम में, है ना। अब आप चल रहे हैं तो आप देखते रहिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इजी है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना उनको छोड़ दीजिए पहली बार में। अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया तो आपका बहुत टाइम खा जाएगा और सपोज कीजिए आपका आंसर नहीं आया ना तो आप वहीं से एक पैनिक मोड में चले जाओगे, ठीक है। अब अगला है नेवर टेक एनी क्वेश्चन ऑन ईगो, है ना। कई बार क्या होता है कि अब मान लीजिए हमने कोई मैथ का क्वेश्चन पकड़ लिया और हम उसको सॉल्व करने लग गए और हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारा क्या होता है, उसका हमने पहली बार किया, हमारा आंसर नहीं आया, फिर हमने उसको दोबारा कोशिश करी तब भी हमारा आंसर नहीं आया। तो हमें क्या है ना, एक जनरली एक बार या मैक्सिमम 2 बार कोशिश के बाद अगर आपका आंसर नहीं आया ना तो उसको ईगो पे मत लेना कभी भी कि हमें तो ये आता है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो ये सोच के कि हम जब अगली बार आएंगे, जब हमारा पेपर खत्म हो जाएगा उसकी और हम पे टाइम बचेगा उस टाइम पे इसको सॉल्व करेंगे, है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना ये आपको कभी भी एग्जाम में पैनिक मोड में नहीं आने देगी, है ना। अगर आप एग्जाम देते देते गलत क्वेश्चन में फंस गए तो क्योंकि सी सेट में सिर्फ 2 ही घंटे होते हैं, गलत सवालों में फंस गए ना तो फिर आप पैनिक में आ जाओगे और आपका पेपर बिगड़ जाएगा और आप हो सकता है आपका ना हो इसमें सिलेक्शन। दोस्तों, सी सेट के एग्जाम को मैं कंपेयर करूंगा एक एग्जाम्पल से, है ना। सपोज कीजिए आप किसी जंगल में गए हो, है ना, और आपको हंट करना है जिसमें टाइगर्स भी हैं और डियर्स भी हैं और दोनों को हंट करने के सेम ही पॉइंट्स हैं। तो आप किसको हंट करोगे, है ना। दोस्तों, आप हंट करना चाहोगे डियर को क्योंकि उसको हंट करना आसान है और वो भी आपको सेम ही पॉइंट दे रहा है। टाइगर से उलझोगे तो उसको हंट करना मुश्किल और आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। तो सेम ही चीज़ है सी सेट के एग्जाम में, टाइगर को और हंट करने को दोनों को सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब इजी क्वेश्चन सॉल्व करो या मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों आपको सेम ही मार्क्स देके जा रहे हैं और आपको 66 मार्क्स लेके आने हैं। तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। अवॉइड हंटिंग टाइगर बिकॉज इट कैन टेक मोर टाइम,
है ना। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया, ये सिमिलर है कि आप टाइगर से भिड़ गए जाके एग्जाम में, तो वो आपसे सॉल्व होगा नहीं, और सेम ही चीज है, आप पैनिक मोड में चले जाओगे। अब देखिए आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे एक टाइगर क्वेश्चन में और एक डियर क्वेश्चन में, मतलब इजी और हार्ड क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, है ना। क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चन, बिना पढ़े आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा मुश्किल है, ठीक। तो देखिए मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में ना आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखे हैं और उस तरह के क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए, है ना। और मैथ के क्वेश्चन में ना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अगर आपको आता होता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व करके तुरंत आंसर निकाल दीजिए, है ना। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, तो आप उस क्वेश्चन को प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए कि जब मेरा पेपर एक इटरेशन खत्म हो जाएगी तो मैं सेकंड टाइम आके उसको देख लूंगा, ठीक है। वो एक टाइगर क्वेश्चन है, उससे आपको उलझना नहीं है। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कैसे पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपको ना पहले क्वेश्चन पढ़ो, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आएंगे उसमें जो क्वेश्चन दिया, पैसेज बाद में पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें बहुत सारे जीएस की नॉलेज पे ना कुछ ऑप्शन होते हैं, बहुत इर्रेलेवेंट ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन है, आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, अब 2 ही ऑप्शन बचे। अब आप क्या करो, अब आप उसको पैसेज को जल्दी से पढ़ो, है ना, जल्दी से पैसेज को पढ़ो और उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन है उसको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, है ना। अब इस केस में क्या होता है, इतना तो आपको करना ही करना है ना। उसके बाद क्या होता है कि कई बार ऑप्शन इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको लगता है कि यार इसको पैसेज को दोबारा पढूं और आपका आंसर नहीं आ रहा होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है। आपने एक बार पैसेज पढ़ा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, आप मैक्सिमम एक बार और पढ़ लो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को प्लीज छोड़ दो, है ना। वो एक टाइगर क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें नहीं लजना है, क्योंकि आगे इजी क्वेश्चन बैठे हैं, 66 नंबर ही तो लाने हैं, आगे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब रूल नंबर 3, है ना, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि क्वेश्चन को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो, है ना। सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो, ये मत सोचो कि पहले इंग्लिश करनी है पहले मैथ करना है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, जब आप सीरियल वाइज चलोगे ना, सीरियल वाइज चलना है और इजी क्वेश्चन ढूंढते हुए चलना है ना। अब जब आप सीरियल वाइज चलोगे तो कुछ टाइम बाद ना आपको पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन इजी है। मान लीजिए आपने शुरू के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको पता चल गया पेपर देख के कि भाई मैथ के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे ना, मान लीजिए आप आगे इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता रहेगा इंग्लिश थोड़ी ईजी है, तो आप उसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर की मेंटेलिटी क्या है। अब टाइम कैसे करना है आपको मैनेज, है ना। आप ये कोशिश करिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं, आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन के को ऊपर से गो थ्रू हो जाए आधे घंटे में, है ना। इसमें से इजी करने हैं आपको, ये नहीं सारे ही करने हैं, बस 20 क्वेश्चन एक बार आप ऊपर से निकाल दीजिए अपने, है ना। इससे क्या होगा कि आप जो पूरा 2 घंटा है उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं। आप एक बार देख तो लोगे ही ना सारे क्वेश्चंस को, मुश्किल है उसको छोड़ते चलो, आसान है उसको करते चलो। इससे क्या होगा कि आप पूरे 2 घंटे में ना 80 क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, उसमें जो इजी होंगे उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर मेरे तो एंड का मतलब 2 पेज छूट गए, उसमें 20 को आखिरी के 2 पेजों में 10 या 15 क्वेश्चन थे, वो मैं नहीं कर पाया। तो उस केस में क्या होता है कि उनके इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं और मुश्किलों में लग जाते हैं। वो इजी क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है, पेपर में इजी क्वेश्चन ही है जो आपका पेपर निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 20 करो या उससे थोड़ा बहुत कोशिश करो कि 1-2 क्वेश्चन फालतू ही कर लो, है ना। 21 कर लो, 22 कर लो, 23 कर लो। जब इजी क्वेश्चन के अप्रोच से चलोगे ना तो आपके ज़्यादा भी हो जाएंगे, है ना। एक बार में गो थ्रू 20 से ऊपर हो जाएंगे। अब उसके बाद मान लीजिए आपके पास 10 मिनट रहते हैं, 15 मिनट रहते हैं, तो अब उस केस में आपको कुछ क्वेश्चन रहे होंगे जब आप बीच में उनको आपको लगा हो कि हाँ यार ये हो सकता है। बीच में जब आपने पढ़े होंगे ना कुछ क्वेश्चन, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, बट इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लेना कि टाइम बचा तो इसको देख लूंगा। तो अब आपको जो सेकंड आइटरेशन है ना, तो उसमें उन क्वेश्चनों को पकड़ना है जो आपको पहले आइटरेशन में दिखे हो कि हाँ इनको मैं कर सकता था, ठीक। अब ऐसे करके क्या होगा ना, मान लीजिए आपने पूरा पेपर कर लिया, ठीक है। अब 50 से ऊपर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए,
पूरे सी सेट में, है ना, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना सी सेट को हंट करने की, वो 90% हो गई है। ठीक, 50 से ऊपर जितना निकलते रहेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी, और 50 से अगर नीचे गिरते रहेंगे, है ना, 50 क्वेश्चनों से नीचे अगर आप जाते रहेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी। क्योंकि हम गलतियां भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन ठीक ही कर रहे हैं। इंग्लिश में काफ़ी चांस है गलत होने का, मैथ में भी, अगर मैथ भी टफ हो तो इनकेस मैथ में भी चांस हो जाता है मुश्किल हो गलत होने का सवालों का। तो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, और 50 से जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। और जो 50 क्वेश्चन है ना, ये इतने क्वेश्चन इजी होते ही हैं, इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो पाएंगे। जब तक मुश्किल क्वेश्चनों से नहीं हिलझ रहे हो आप, मुश्किल क्वेश्चन छोड़ते हुए चलना है। अब दोस्तों ये जो हंटिंग स्ट्रेटजी है ना, ये ऐसा तो है नहीं आप सीधा एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको घर पे पहले इस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस कैसे करोगे इस स्ट्रेटजी की? आप मॉक पेपर सॉल्व कीजिए, है ना, मॉक पेपर सॉल्व कीजिए टाइम लिमिट के अंदर। जब आप टाइम लिमिट के अंदर मॉक पेपर सॉल्व करेंगे ना और इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, और जब आपको लगे कि हाँ आपके 100 मार्क्स, लगभग 100 मार्क्स के आसपास आ पा रहे हैं मॉक्स में, है ना, मैं सेफर साइड के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं और आपको लगेगा हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप 100 मार्क्स के आसपास यदि ला पा रहे हो ना इस स्ट्रेटजी के साथ, है ना, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे ऐसा, तो जब आपको लगे 100 मार्क्स के आसपास आपके मॉक में आ रहे हैं ना, तब समझ जाना कि आप बस अब आप प्रिपेयर्ड हो सी सेट के लिए। आप आराम से कूल माइंड के साथ एग्जाम में जाके अब आपको बस यही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रही है। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी बताया आपको स्ट्रेटजी के बारे में। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सी सेट को एक्चुअल में पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है, मॉक पेपर कहाँ से सॉल्व करने हैं। मेरा एक पैरेलली एथिक्स का कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।